दोस्तों, प्यार की सरहदों के 63वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कश्मकश में डूबी अमृता को समीर घर के बाहर छोड़कर चला गया था, जहां उसके कदम दरवाजे से आगे नहीं बढ़ रहे थे। वही उसे उसके छोटे कद का एहसास दिलाता बड़ा सा बंगला, वही रईसी की दम घोट देने वाली चमक दमक। शहर बदला था और शानो शौकत वैसी ही थी, जो हर समय अमृता के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दिया करती थी। आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, न तन से और न ही मन से, पर उसे आगे बढ़ना था और सामना करना था अपने हर डर और हर असुरक्षा का। मम्मा! बच्चों की आवाज ने अमृता को वर्तमान का बोध करवा दिया। उसने उनकी तरफ देखा तो दोनों खुशी से उसकी ओर भाग कर चले आ रहे थे। उन्हें देखकर अमृता ने अपनी बाहें खोल दी और दोनों उसकी तरफ आकर आंचल में समा गई। अमृता का बेचैन मन पल भर शांत हो गया। माँ का दिल ही ऐसा शायद होता है, जो अपने बच्चों को सीने से लगाते ही हर दर्द की तृप्ति पा लेती है। मम्मा, आपने बताया क्यों नहीं कि हम आने वाले हैं? वो तो आंटी बोली कि हम से साथ में रहेंगे, लेकिन आई कि आपकी तरफ से सरप्राइज है। कुशल ने कहा। आंटी नहीं कुशल, बुआ। ध्रुवी ने कहा। ओके बुआ, बट आई एम वेरी सो हैप्पी। अभी जल्दी से पापा आ जाएं फिर और मजा आएगा। कुशल ने कहा तो अमृता की नजर ध्रुवी पर चली गई। वो भाई काम से बाहर गए हैं ना, कुछ दिन बाद लौटेंगे। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसकी मनस्थिति की समझ भी परे थी, और जिसे भागना चाहती थी अब उसे हर पल उसका सामना करना था। जिंदगी क्या पहले कम कठिन थी, जो अब ये सब शामिल हो चला था उसके जीवन में। हर समय बच्चों से, राजवीर से झूठ बोलना, उन्हें बहलाना, जो कि बहुत कठिन होने वाला था। उसकी परिस्थिति से जन्म बच्चे अपनी ही धुन में उसका हाथ थामे अंदर आ गए और पूरे घर में दौड़ दौड़ कर सब बताने लगे। कुशल ने कुछ ही देर में घर का कोना कोना देख लिया और सबके कमरे का पता करके बैठा था। अमृता का हाथ थामे एक कमरे में लाया और बोला, ये देखो मम्मा, पापा का रूम। सुनते ही अमृता का दिल धक से उठा और कदम दरवाजे पर ही जम गए। अब तक तो बस बच्चों के साथ रोबोट से चले जा रही थी। कुशल ने इस बात से उसको होश में लाने का काम किया। कुशल उसका हाथ छोड़ पूरे कमरे में घूम रहा था। वाह, कितना बड़ा कमरा है और कितना कूल भी। मम्मा, वो देखो आपकी फोटो भी लगी है। अमृता ने कुशल के इशारे का अनुसरण किया। दीवार पर एक नहीं बल्कि हर तरफ उसी की तस्वीर लगी हुई थी। यहाँ तक कि साइड टेबल पर भी उसकी और राजवीर की एक साथ तस्वीर रखी थी। ये भाई ने ये खुद लगा रखा था। हर तरीके से तुम्हारी यादें संजो रखी है उन्होंने। ध्रुवी ने कहा। तुम्हारे कपड़े यहाँ सब अरेंज कर देती हूँ। नहीं, यहाँ आ गई हूँ काफी है, मैं बच्चों के कमरे में रहूंगी उनके साथ। पर अमृता? नहीं ध्रुवी, उसकी उम्मीद भी मत करना। जो रिश्ता तक नहीं जुड़ा वो अब नहीं जुड़ेगा, और मैं बस एक केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे भाई की देखभाल करने आई हूँ। जब वो ठीक हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी। कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। मिशी और कुशल ने देखा तो उसके पीछे आए और उसे अपने कमरे में लेकर चले गई। सब दिखाते बताते कुशल के चेहरे पर अलग ही चमक थी। अपना घर, ये शब्द शायद कुछ अलग होता है। कहाँ दे पाई थी अब तक वो कुशल को उसका अपना घर। कभी अपने सौतेले रिश्तों के रहमो करम पर था, तो कभी रूह के घर पर मेहमान बनी, तो कभी स्कूल में रिफ्यूजी सी जिंदगी। कुशल की खुशी अलग ही लेवल पर थी। पूरे बेड पर कूद कूद कर धमा चौकड़ी मचाए हुए था। यह एक सुख था जो शायद उसे अमृता उसे कभी नहीं दे सकती। मन में कई बार कई तरह के बातों का संचार होने लगा था कि वो आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकती और मजबूरी में एक और रिश्ता अपनाने की हिम्मत अब नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन उसे जाना है यहाँ से, तब कुशल जाएगा तो उसके साथ। कुशल उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था, पर अब उसमें समझौते करने का कोई साहस भी नहीं बचा था। पर जो परिस्थितियां बन आई थी उनका सामना तो करना ही था। कुशल कमजोर तो था, पर यह वो जानती थी कि अगर वो कुशल के लिए कुछ भी कर सकती है तो कुशल के लिए भी उसके लिए सब छोड़ सकता है। समय आएगा तो कुशल को मना लेगी, पर वो अभी भी कुछ पल उसके खुशी के जीने को मिल रहे हैं तो रोकना नहीं चाहिए। उन दोनों को खेलता देखकर वो खिड़की पर आ गई। बाहर कुप का अंधेरा था और अपना सा प्रतीत हो रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति थी उसकी। वक्त ने बना दिया हमें पत्थर, जी उठते जिसका चेहरा देखकर। अब उस पर कोई अधिकार न रहा। गैरों की क्या बात करें हम, खुद पर भी अब कोई अख्तियार न रहा। क्या मालूम था जिंदगी कहाँ ले जाएगी। जिनका एहसास भर सकूं सरोबार कर देता था। क्या पता एक दिन ये आलम होगा, उनकी मौजूदगी ही चैन सुकून ले जाएगी। पहले थामना चाहा जिन बाहों को पूरे हक से, उन बाहों के सहारे ही छीन गई। फिर जिससे नजर चुराते रहे, बदकिस्मती उसी के कूचे में लाई।
उसके बिना जीना सीख लिया है मैंने, संग उसके अब न जी पाऊंगी। अगर हाथ बढ़ा लूं तो छू लूंगी उसको, पर फासला ये ता उम्र न तय कर पाऊंगी। अमृता, फ्रेश हो जाओ, खाना लग गया है। ध्रुवी ने आवाज दिया तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। फिर बैग से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। नहाकर मन को शांत किया और आकर खुद को बच्चों के साथ बिजी कर लिया। उन्हें खाना खिलाया और सुलाने लगी। जिंदगी में अब जो संघर्ष उसके लिए तय कर रखा था, उसे भाग नहीं सकती थी, तो अधिक सोच विचार कर उसे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बच्चों को अपने सानिध्य में लिए उसके अपनी आंखें बंद कर ली। इधर समीर उसे घर छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गया था। बलबीर जी परेशान से बैठे दिखे तो उनके पास आकर रुका और कारण पूछा कि राजवीर ठीक तो है। बलबीर जी ने अपनी परेशानी बताई कि जब तक यहाँ है तब तक तो बहला लेंगे उसे, और अमृता को भी तैयार कर लिया है, पर जब वो घर जाएगा तब माँ के बारे में पूछेगा, हमने शहर क्यों छोड़ा, सब पूछेगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल इसलिए राजभर पर ध्यान देते हैं और कुछ सोचते हैं इस बारे में। रास्ते दो हैं, या तो हम वापस पुणे शिफ्ट हो जाएं या फिर कोई मन घड़त कहानी उसे सुनाई। हम शिफ्ट हो लेते हैं, यही सही रहेगा। नहीं, बिजनेस अब यहाँ सेट कर चुके हैं तो दोनों सब लॉस में चला जाएगा। बात बिजनेस की नहीं है, बात अमृता की है। यहाँ से सब जितना मुश्किल है उसके लिए, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पुरानी कड़वी यादें जुड़ी है उस शहर से, और फिर हो सकता है कि राजवीर के लिए वो माहौल सही ना हो। समीर ने कहा तो बलबीर जी चुप हो गए। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, मैं यहाँ हूँ राजवीर के साथ। समीर ने कहा तो बलबीर जी बोले, नहीं, यही हूं मैं, तुम राज के पास जाकर बैठो। समीर चला गया और राजवीर सो रहा था। समीर वहीं उसके पास बैठ गया। सुबह होते ही राजवीर जगा और जागते ही अमृता को ढूंढने लगा। समीर ने उसे समझाया कि वो फ्रेश होने घर गई है। कुछ देर बाद अमृता हॉस्पिटल आई तो देखकर राजवीर के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान फैल गई। कहाँ चली जाती हो? तुमसे कहा था ना कि कल कि कहीं छोड़कर मत जाओ। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ खाया? हाँ, अभी लिक्विड डाइट पर ही हैं, तो अटेंडेंट खिलाकर दवाई दे गई है। समीर ने कहा, मैं जरा घर होकर आया, कोई जरूरत हो तो फोन कर लेना। समीर ने कहा। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने राजवीर को ध्यान से देखने पर कहा और बाहर निकल गया। राजवीर बस अमृता को देखे जा रहा था। अमृता ने खुद को तैयार तो कर लिया था सब स्थिति के लिए, पर वो तो इंसान ही है, कमजोर पड़ ही जाती थी। कुछ चाहिए आपको? अमृता ने पूछ लिया। राजवीर ने ना में गर्दन हिला दिया। अमृता चुप हो गई, पर राजवीर का उसे इस तरह लगातार देखना असहज कर रहा था। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, उसने उठते हुए कहा। मुझसे नाराज हो? एकदम से राजवीर बोला। नहीं नहीं तो फिर कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हूँ मैं। वो बैठ जाओ जान, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, दम घुटता है यहाँ पर तुम्हें देखकर चैन आ जाता है। अमृता कुछ न कह सकी और बैठ गई। राजवीर की बातों का यही तो असर था जिससे वो कभी भी विरोध नहीं कर पाती थी। न चाहते हुए उसकी बातों में आ ही जाती थी वो, और अब वो फिर वापस से उसी के रंग में था और उसकी हर बात में अमृता के लिए प्यार छलक रहा था। कुछ हुआ है क्या जान? राजवीर उसे ख्यालों में देखकर बोला। जी? अमृता ने असमझ में उसे देखा। मतलब हमारे पीछे कुछ हुआ है क्या? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? नहीं तो नहीं, कुछ तो हुआ है जो मुझे याद नहीं। तुम बदली सी लग रही हो, लग रहा है जैसे बहुत दूर जा चुकी हो मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा मत सोचिए। नहीं जान, कुछ तो है। तुम्हारा व्यवहार इतना रूखा नहीं जो कभी भी जो इतना महसूस कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नशे में तुम्हारे करीब आया और उसके लिए नाराज हूँ। अमृता की सांसें तेज चल रही थी, वो यथासंभव खुद को नियंत्रित कर रही थी। जान, बिलीव में, मैंने कुछ सोच समझ कर नहीं किया, जाने कैसे खुद से काबू खो बैठा। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। ओफो, कितना बोलते हैं आप, चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर? डॉक्टर ने कम बोलने को कहा है आपको? अमृता ने खिंचते हुए बोली। देखा, कहा ना मैंने तुम नाराज हो, तभी तो मेरी बात पर चिढ़ रही हो, वरना हमेशा कहती थी कि तुम्हें मुझे सुनकर अच्छा लगता है। सच कह रहा हूं जान, मेरा कभी भी तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं होता। बस हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, बिना कुछ किए ही मैं तुम्हें हर्ट कर देता हूँ। देखो, गुस्सा हो तो डांट लो, पर ऐसे बेरुखी मत दिखाओ। मैं सब सहन कर सकता हूँ, पर तुम्हारी बेरुखी नहीं। अमृता ने उसकी तरफ शून्य भाव से देखा। क्या कहती? कुछ नहीं, बस बहुत हो चुका उनके बीच। इतने दूर हो चुके हैं कि एक खाई सी निर्मित हो चुकी है उनके दरमियान, और जिनका भरना नामुमकिन के बराबर ही है। दिल हर बार पूछे एक सवाल कि इतना
उलझा सा मेरा सनम क्यों है कि जिन निगाहों में हर वक्त दिखता था मेरा अक्स, आज उनमें इतना बेगानापन सा क्यों है। राजवीर ने उसे देखते हुए कहा। अमृता ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजर हटा ली। तुम्हारी ये साइलेंस से एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी, साइलेंट किलर, लिखवा लो। क्या दोबारा से यादाश्त राजवीर की आ जाएगी और अमृता को अपना लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 64वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कहानी। रोकर तो हर कोई दर्द बयां कर जाता है, पर जो खामोशी ओढ़ ले कोई तो समझो दर्द जरा गहरा है। अमृता की जिंदगी एक बार फिर आजमाइश की राह पर आ गई थी। राजवीर का प्यार भरा व्यवहार उसके लिए अब घुटन का सबब बन बैठा था। किसी तरह वह उसके सामने खुद को जब्त कर पाती थी। हर समय यही कोशिश रहती उसकी कि जितना हो सके कम जाए उसके सामने। वहीं धीरे धीरे राजवीर की हालात सुधर रही थी। कई दिन गुजर चुके थे पर कामिनी जी नहीं आए तो उसने सबसे पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी हालात हो और कामिनी जी ऐसा वहां पर ना आए। साथ ही गलती से अटेंडेंट से उसे पता चल गया था कि वो अपने शहर में नहीं है। सबका सोचकर समीर ने एक कहानी सुना दी कि उसकी हालात बहुत सीरियस थी। वहां के डॉक्टर ने यहाँ रेफर कर दिया तो यहाँ ले आए। और कहानी इसलिए कामिनी जी यहाँ पर नहीं आई। उनकी तबीयत के चलते उन्हें सफर करना मना कर दिया था। वह उनसे फोन पर बात कराने को कहा तो समीर ने झूठा बहाना बना दिया कि उनका फोन नहीं लग रहा। जब भी वो कहता तो बलबीर जी और समीर कोई ना कोई बहाना बना देते। राजवीर के हालात में अब सुधार था। स्टिचेस कटने के बाद उसे घर ले जाने की इजाजत मिल चुकी थी, पर अब शरीर में बाकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो वहां भी विशेष देखभाल और आराम करने की हिदायत दी थी। घर पर ध्रुवी ने राजवीर के आगमन की पूरी तैयारी कर ली थी। जिन चीजों से उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो वो सब सामान व चीजें हटा दी थी उसने। कामिनी जी की माला चढ़ी तस्वीर भी हटा दी और बच्चों से ये कहकर बहला लिया कि सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं ताकि उनके मम्मी पापा साथ रह सके। पर इसके लिए उन्हें अपने पापा से छिप कर रहना होगा कुछ दिनों तक। जब उसे पता चला कि वो सब हॉस्पिटल से निकल चुके हैं तो नौकरों को हिदायत देकर बच्चों को लेकर बाहर चली गई। इधर अमृता अपने अलग बेचैनी में जगह बन गई थी। हॉस्पिटल में से तो फ्रेश होने और सोने के बहाने से वो घर चली जाती थी, पर घर पर उसे हर समय उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके कमरे में रुकना पड़ेगा। तो वो किस तरह वहां से निकलेगी? हर समय राजवीर के साथ रहना उसे डरा रहा था कि अपनी भावनाओं को वशीभूत उससे कोई ऐसी गलती ना हो जाए और राजवीर को नुकसान पहुंचा दे। चाहे इंसान कुछ भी सोचे और कुछ भी चाहे, होता वही है जो विधि निर्धारित होता है। किसका वश चलता है आज तक उस पर जो अमृता का चला। और सब घर पर पहुंच गई और नौकरों की मदद से राजवीर और समीर ने उसको कमरे में बैठा दिया और उसे बलबीर जी और समीर उसके पास ही बैठ गए, पर अमृता कमरे में नहीं आई। कुछ देर तक राजवीर की आंखें दरवाजे पर उसी को तलाशती रही। शायद हॉल में ही बैठ गई या नौकरों को खाने का इंस्ट्रक्शन देने लगी होंगी। समीर ने उसकी नजर भांपते हुए कहा। राजवीर मुस्कुराकर रह गया और कमरे को देखने लगा। वहां दीवारों पर लगी अमृता की तस्वीरें देखकर मुस्कुराने लगा, पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए और बोला, ये तस्वीरें, ये सब यहाँ कैसे? और ये घर, हम तो मेरे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हैं ना। सवाल सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बलबीर जी बोले, जब तक ठीक नहीं होते तब तक यहीं रुकना होगा, नहीं इसलिए घर का इंतजाम तो करना ही था ना। हाँ, और यहाँ अपनापन लगे इसलिए सब डेकोरेट करवा दिया गया है, समीर ने कहा। राजवीर मुस्कुराया और बोला, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये तस्वीरें मैंने खुद अपने हाथों से लगाई है। पर कब? ये सब ज्यादा सोचने का नतीजा है। चल अब चुपचाप आराम कर, कहकर बलबीर जी कमरे से निकल गई। समीर वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद वो उसे आराम करने के लिए कहकर बाहर जाने लगा। समीर, अमृता को भेज देना, राजवीर ने कहा और समीर मुस्कुराकर बाहर चला गया। पूरे घर में देखते हुए उसने नौकरों से अमृता के बारे में पूछा। पता लगा कि वो बाहर गार्डन में बैठी है। समीर वहां पर गया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो? अमृता ने एक नजर उसे देखा पर कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपना चेहरा फेर लिया। धुरी और बच्चे थोड़ी देर में आ जाएंगे, समीर ने फिर कहा और अमृता ने उसकी तरफ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। राजवीर बुला रहा है तुम्हें। अमृता अभी भी खामोश थी। अमृता, सुन लिया मैंने, अमृता ने कहा। जानता हूं सुना तुमने, पर जाना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कर सकती अमृता, तुम नहीं गए तो उसे शक होगा और वो कई सवाल करेगा। उसके दिमाग पर एक्स्ट्रा वर्डन उसके लिए नुकसानदायक है।
समीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ चिढ़ से देखा और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। समझ रहा हूं ये सब कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर यकीन है कि ये मुश्किल भी तुम पार कर लोगी, समीर ने उसे देखते हुए कहा और चला गया। अमृता कुछ देर बाद खाना लेकर राजवीर के कमरे में पहुंच गई। राजवीर के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान आ गई थी। कहाँ रह गई थी तुम? घर आकर भी हॉस्पिटल जैसा रवैया है तुम्हारा। बता दे रहा हूं ऐसा नहीं चलेगा, राजवीर ने शिकायती लहजे में कहा। अमृता ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और उसके पास आकर पीछे तकिया लगाकर ठीक से बिठाया और खाना उसके आगे रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए, दवाई का समय हो रहा है। मुझे नहीं खाना, वापस लेकर जाओ, राजवीर ने कहा। अमृता ने हैरानी से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं खाना मुझे, तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ ठीक है, तुम इंट्रोवर्ट हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि खुद के पति के साथ बेगानों सा बिहेव करो। और अब तो सब हमारा रिश्ता जानते भी हैं और एक्सेप्ट भी कर लिया है, फिर ये बेरुखी क्यों? कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। एकदम सही सोच रहा हूं मैं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। ऐसा लगता है कि मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो तुम। राजवीर के शब्दों में एक दर्द उभर आया था। अमृता ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद को शांत करके बोली, ऐसा कुछ नहीं है राजवीर, बस ये सब जो हुआ है उससे थोड़ी परेशान हो गई थी मैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। समझता हूँ जान, अगर मेरी जगह तुम इस हालात में होती तो शायद मेरी भी स्थिति कुछ तुम्हारे ही जैसी होती, पर मैं उस स्थिति में तुम्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता। तो मेरे पास रहा करो जान, सुकून मिलता है मुझे, राजवीर ने बड़े प्यार से कहा। हर बार उसका ये प्यार और अपनापन अमृता के मन के बर्फ को पिघला जाता था। फिर एक चुभन दे जाता कि काश ये प्यार उससे कभी न छिना होता। न चाहते हुए भी अमृता की आंखों में नमी आ गई। क्या हुआ जान, तुम रोने क्यों लग गई? राजवीर ने घबराते हुए पूछा तो अमृता ने खुद को जब्त करते हुए कहा, आप रुलाते हैं। आदत नहीं है मुझे इस तरह की मीठी बातें सुनने की, तो सुनकर मन भर आता है। आदत नहीं है तो बना ले, मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है। बना लूंगी, बस थोड़ा समय दीजिए मुझे, और अभी बिना जिद किए चुपचाप खाना खा लीजिए। नहीं, राजवीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। राजवीर ने मुस्कुरा कर बोला, अपने हाथ से खिलाओगी तब खाऊंगा। बच्चों जैसी जिद मत कीजिए आप। नहीं करूंगा, तुम बेबी बन जाओ, मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजवीर ने शरारती ढंग से कहा। और अमृता एक पल के लिए सपका गई और फिर उसके सामने बैठकर उसे खिलाने लगी। बात नहीं बढ़ाना चाहती थी वो। तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, लगता है जैसे कुछ तो मिसिंग है, जैसे कुछ जो मुझसे छूट रहा है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार कई बार बेगाना सा लगता है। लगता ही नहीं कि तुम मेरी वही अमृता हो जिसकी आंखें मुझे देखकर चमक उठती थी। जरा सा छेड़ दूं तो चेहरा लाल हो जाता था, जो कुछ बोलती नहीं पर आंखों से सब कुछ कह जाती थी, पर आजकल उसमें प्रायपन दिखता है। ऐसा क्यों है? बहुत सोच रहे हैं आप। कहा ना थोड़ी परेशान हो गई थी, सब अचानक से हुआ और कुछ समझ नहीं आया मुझे। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, अमृता ने स्पाट ढंग से कह दिया। राजू ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और उसके गाल को छूकर बोला, श्योर, पर तुम मेरे सामने के लिए एक पल भी नहीं हटोगी। अमृता ने एकदम से उसकी तरफ देखा और उसकी हथेली अपने गाल से हटाना चाह रही थी, पर राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ बीच में ठहर गई। पर अगले ही पल वो उठकर बोली, पानी पीजिए आप, मैं दवाई लेती हूँ। कहकर खाने की प्लेट हटाने लगी। उसे दवाई देकर बोली, मैं ये सब रख कर आती हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। कहकर वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए कमरे से बाहर निकल गई और जाते जाते राजवीर के बोल उसके कानों तक पहुंच गई। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो बर्तन रखकर अपने कमरे में आ गई। सर में भारीपन महसूस हो रहा था उसे, और उसी समय रू का कॉल आया। नंबर देखते उसे बात करने लगी और रू के पूछने पर सब कुछ बता दिया। रू ने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और हर तरीके से उसके मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। रू ने बात करके उसका मन थोड़ा शांत हो गया। हॉस्पिटल से आने के बाद उसे उधेड़ बुन में लगी कि वो बाहर जाकर बैठ गई थी, फिर राजवीर के पास चली गई। कुछ सोचकर उसने ध्रुवी को कॉल किया। पता चला कि वो बच्चों के लेकर अपने घर चली गई थी। बताया कि रात तक लौटेगी। अमृता ने उसे जल्दी लौटने को कहा कि उसके बिना वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, और नहाने चली गई। नहाकर कमरे में आई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने देखा तो एक नौकर खड़ा था। छोटे साहब बुला रहे हैं आपको, नौकर ने कहा तो अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली तो बलबीर जी दिखाई दिए। उन्हें देखा कर राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ी, फिर रुककर उनकी तरफ आई और बोली, सिंह साहब, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, मैं राजवीर के कमरे में नहीं रहूंगी। कहकर वो चली गई और बलबीर जी को दुविधा में डाल गई।
वो सोच में पड़ गई कि राजवीर को क्या कहेंगे। डिनर के समय ध्रुवी और समीर बच्चों के साथ आ गए। बच्चों को पता था कि राजवीर आ गया है, तो उन्होंने अमृता के साथ खाना खाया, फिर सोने चले गए। बलबीर जी राजवीर के कमरे में बैठे हुए थे। गुड नाइट डैड, जाकर सो जाइए। नहीं, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बैठता हूं यहीं। राजवीर कुछ नहीं कह सका, पर नजरें दरवाजे पर थी। पर अमृता नहीं दिखी और उसके पलके बोझिल हो गई। दवाइयों का असर था और कुछ ही देर में वो सो भी गया। बलबीर जी ने उसे देखा तो चैन की सांस ली और उसे चादर से ढककर बाहर निकल गए। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। बच्चे सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाते, तब तक राजवीर सोता ही रहता और शाम को जब वो लौटते तो खाना खिलाकर ध्रुवी उन्हें घुमाने ले जाती। राजवीर अपने कमरे में ही रहता, इसलिए बच्चों को उसके बारे में नहीं पता चला था। रात को थक कर लौटते तो खाना खाकर कमरे में अपना होमवर्क निपटाते और वहीं पर सो जाते। दुआओं के असर से अक्सर राजवीर अमृता का इंतजार करके सो जाता और सुबह जब वो सवाल करता कि कहाँ गई थी तो कोई बहाना बना देते। समीर ऑफिस से संभालते हुए समय निकाल कर राजवीर के पास आना तो नहीं भूल रहा था और दोनों कुछ समय के लिए ही शिफ्ट हो गए। जहां ध्रुवी बच्चों का ध्यान रख रही थी, वहीं समीर राजवीर का ध्यान रख रहा था। आखिर ऐसा क्या था कि राजवीर को पता नहीं लगेगा, और राजवीर को जब पता लगेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 65वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्यारा सा एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मम्मा, पापा कब आएंगे? स्कूल के लिए तैयार होते हुए कुशल ने पूछा। आ जाएंगे जल्दी, अमृता ने उसके बाल सेट करते हुए बोली। कब से यही तो कह रहे हैं, पर कितने दिन में आएंगे? मुझे पापा से बात करनी है, आप फोन लगाकर दो ना। कुशल, वो काम में बिजी होंगे, ऐसे उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पर मम्मा, कल रात मैंने पापा के कमरे की लाइट ऑन देखी थी। कोई रुका था क्या पापा के कमरे में? मिशी ने पूछा। हाँ, और कोई भी हमें उनके कमरे की तरफ जाने नहीं देता, कुशल ने कहा। वो उनके कमरे में कुछ काम हो रहा है, ध्रुवी ने अंदर आते हुए कहा और उन दोनों का बैग पैक करने लगी। वहीं अमृता ध्रुवी की तरफ देख रही थी। चलो अब जल्दी चलो, अंकल आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, ध्रुवी ने कहा तो वहां पर समीर आ गया और दोनों को लेकर बाहर निकल गया। कब तक चलेगा ऐसे ध्रुवी? अमृता ने सवाल किया तो ध्रुवी ने उसकी तरफ देखा। कब तक नए नए बहाने, नई नई कहानियां गढ़कर बच्चों को बहलाते रहेंगे? मुझसे नहीं हो पा रहा है। उस समय मन में डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे राजवीर के कमरे में ना चले जाए। कहीं दोनों को आमना सामना हो गया तो किसे क्या क्या समझाएंगे। तुम चिंता मत करो अमृता, बच्चे समझदार हैं, वो बात समझेंगे। अभी इसलिए रोका है कि भाई की चोटें देखकर कहीं घबरा ना जाए, और एक बार वो चलने लगेंगे तो बच्चों को नहीं रोकेंगे, और मैंने उन्हें समझा दिया है। और राजवीर, उनसे क्या कहोगी? वो सवाल करेंगे कि बच्चे कौन है तो? अमृता ने कहा तो ध्रुवी चुप हो गई। ये सब बहुत उलझ गया है ध्रुवी, और एक के बाद एक झूठ बोलकर सब कुछ और उलझा रहे हैं। तो क्या करें बोल, है कोई और रास्ता? मुझे नहीं पता ध्रुवी, पर मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। राजवीर ने अगर बेगानापन मिला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं कुशल को कोई तकलीफ नहीं दे सकती। यहाँ से दूर जाकर बच्चे भाई को नहीं ढूंढेंगे, और तुम रह पाओगी कुशल के बिना? क्या मतलब वो बिना रह पाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगी हमेशा? और भाई, उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगी? ध्रुवी ने कहा तो इस बार शब्द अमृता के मौन हो गई। वो कुछ न कह सकी और परेशान से वहीं पर बैठ गई। ध्रुवी ने उसे देखा और आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। मैं जानती हूँ अमृता, बहुत कश्मकश से गुजर रही है तू, पर यकीन कर, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। अमृता राजवीर के कमरे की ओर जा रही थी। बलबीर जी से सामना हो गया। बलबीर जी ने उसकी तरफ देखा और उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा। मैं समझ रहा हूं तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। अमृता ने सुना तो हैरानी में उसकी तरफ देखा और बोली। कोई आश्चर्य नहीं, जब इंसान का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है तो उसकी बोली में ये अपनेपन का पूरा ढोंग होता है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी शिकायत और मुझसे नफरत भी। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा और अपने बेटे दोनों का दोषी हूं। शायद उस वक्त हालात के आगे कमजोर न पड़ता तो आज हालात इतने उलझे हुए नहीं होते। इतने ही उलझे होते सिंह साहब, जो हालात बने हैं सब उलझना ही था। पर हाँ, तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल स्थिति तब न होती, बलबीर जी ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया है, पर बावजूद इसके आज तुम ही मेरे बेटे के जीवन के रक्षक बनी हो।
समझ नहीं आता कि तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। बस भगवान से दुआ कर सकता हूँ कि वो तुम्हें खुश रखे बेटा। शुक्रिया। शुक्रिया अदा करते ही रहिए सिंह साहब। इससे आपको और मुझे दोनों को एहसास रहेगा कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। कोई रिश्ता नहीं है हमारा और न कभी हो सकता। रिश्ते में माफी की गुंजाइश बन जाती है और मेरे पास आपके लिए कोई माफी नहीं है। बलबीर जी एक चुभन के एहसास के साथ वहां पर उसे जाते हुए देख रहे थे। कहाँ चली जाती हो तुम? कितनी बार कहा है कि मेरे सामने रहा करो। राजवीर ने अमृता को देखते हुए कहा। और भी काम होते हैं राजवीर। अमृता ने उसके सामने बैठते हुए बोली। काम के लिए नौकर है घर में, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पास बैठी रहा करो और अपना ख्याल कर रख लो। देखो कैसे मुरझा सी गई हो, लग रहा है जैसे कुछ ही दिनों में उम्र बढ़ गई हो तुम्हारी। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं ठीक हूं। सच में तुम ठीक हो? लगता नहीं है। अमृता ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखा। और क्या, तुम्हारा रवैया एकदम बदल चुका है। जैसे पेश आती हो मुझसे कभी कभी लगता है कि जैसे मेरी पत्नी नहीं, मेरी केयर टेकर हो। प्यार तो दिखता ही नहीं तुम्हारे व्यवहार में। दूसरे काम भी होते हैं राज, और पूरी जिंदगी बस प्यार का राग नहीं अलापा जाता। जिंदगी में और भी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं। अमृता ने लगभग से चिढ़ते हुए बोली। सही सुना था मैंने, इस हालात में स्वभाव चिड़ाचिड़ा हो ही जाता है। अमृता ने हैरानी में उसकी तरफ देखा और राजवीर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे देख रहा था। अमृता राजवीर के कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों में क्रोध की लहर धधक रही थी। वो ध्रुवी के कमरे में पहुंची। उसके इस तरह कमरे में आने पर ध्रुवी और समीर दोनों चौंक गई, पर कोई कुछ बोल पाता। अमृता समीर के पास आई और बोली, मेरी जिंदगी में परेशानियां बोने का ठेका ले रखा है आपने। अमृता। ध्रुवी कुछ बोलने की हुई, पर अमृता ने उसे रोकते हुए समीर की तरफ देखा और बोली, आपको हर समय अपनी आंखों के सामने झेल रही हूं काफी नहीं? क्यों मेरी पहले से मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं? अमृता मैं समझा नहीं। आप कहाँ कुछ समझते हैं? समझते तो बात ही क्या होती। राजू से ये क्यों कहा कि मैं मां बनने वाली हूं? पहले उनके सवाल जवाब कम थे जो एक और। मैंने कुछ नहीं कहा अमृता, यकीन करो मेरा। यकीन? वो तो किसी पर नहीं मुझे। ठीक है, पर मैं सच कह रहा हूं, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने खुद ही बातों का अपने हिसाब से मतलब निकाल लिया होगा। तुम्हें लेकर उनके सवालों का मेरे मुंह से निकल गया कि तुम बच्चों के साथ होगी, और फिर बात संभलने की कोशिश करने में कहा कि जिसका ये मतलब निकाल लिया। वाह, उन्होंने मतलब निकाल लिया और आपने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। करना चाहता था, पर फिर सोचा शायद ये झूठ से तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। राज हर समय परेशान न करे तुम्हें। समीर ने कहा तो अमृता ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बहुत मेहरबानी आपकी, पर बेहतर होगा कि आप मेरी कोई मदद ही ना करें। अमृता, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। कुछ नहीं सोचना मुझे, बस बहुत हुआ अब ये नाटक और ढोंग। अब नहीं होता मुझसे। मैं जा रही हूं उन्हें सब सच बताने। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। समीर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। हटिए मेरे रास्ते से, अमृता ने कहा और तुरंत से राजवीर के कमरे की तरफ भागी। वो जैसे ही कमरे में आई, राजवीर ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? इस तरह परेशान क्यों दिख रही हो? राजवीर, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। आप हमेशा से कहते हैं ना कि जो मिसिंग लग रहा है, जैसे कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है। हाँ, आपको सही लगता है। बहुत कुछ है जो आपसे छुपा है। डॉक्टर ने कहा है था कि इसलिए आपसे सब कुछ छुपाया जा रहा है, पर अब बस थक गई हूं मैं। आपको सब बताऊंगी क्योंकि मुक्ति चाहती हूं मैं। क्या कहना है, साफ साफ कहो। इस तरह बेचैन क्यों हो? राजवीर ने कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा, फिर एक एक करके सारी बातें बताने लगी। हर बात के साथ ही राजवीर के चेहरे के भाव और रंग बदल रहे थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला आई थी और सर में तेज दर्द उठने लगा था। अपना सिर पकड़े उसने अमृता को आवाज देना चाहा, जो कि दूसरे तरफ देखते हुए अपनी बात कही जा रही थी, पर राजवीर कुछ नहीं बोल पाया और एकदम से बेड से नीचे आ गिरा। धम की आवाज सुनकर अमृता ने पलट कर देखा। राजवीर को जमीन पर औंधे मुंह गिरा देखकर वो उसका नाम लेकर जोर से चीख पड़ी। अमृता का पूरा चेहरा पसीना से तरबतर हो चुका था और सांसें असामान्य गति से चल रही थी। उसने इधर उधर देखा और हल्की रोशनी में कुशल और मिशी सोते नजर आई। यह सब एक सपना था जो अभी अभी अमृता ने देखा था। अपने सीने पर हाथ रखकर उसने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे से पसीना साफ कर पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। कुछ ही देर बाद उठकर वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अपने मन के उलझनों से जूझती हुई कई बार पीछे हट जाने का विचार आता था मन में,
जिसका परिणाम था कि ये सपना। वो किसी तरह खुद को शांत कर रही थी। ये लड़ाई तो अभी जाने कितनी लंबी और उसे लड़नी थी। मिशी के सर के पिता का साया नहीं छीन सकती और न ही कुशल की उम्मीदें और चंद खुशियां। न तो वो खुद कभी राजवीर की मौत बर्दाश्त कर सकती। दीवार से टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। किस दोराहे पर लेकर आई थी जिंदगी उसे कि न वो आगे बढ़ सकती थी और न ही पीछे हट सकती थी। काश कि कोई ऐसा चमत्कार उसके साथ भी हो जाता, वो भी राजवीर की तरह सब कुछ भूल जाती, पर ऐसा संभव नहीं था। लंबी सांस लेकर वो वापस आई और कुशल को अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद ली। एक वही तो उसकी ताकत था और उसे तो जिसे जिंदगी से जूझने की ऊर्जा मिलती थी। आज फिर वह कमजोर पड़ रही थी और उसे नई ऊर्जा की जरूरत थी ताकि जिंदगी की इस आजमाइश को भी पार कर सके। क्या लगता है आपको, अमृता कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।